हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं रिएक्ट। रिएक्ट क्या होता है? रिएक्ट एक सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए एक लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की, जो फेसबुक ने बनाई है। तो सिंगल पेज एप्लीकेशंस क्या होते हैं? सिंगल पेज एप्लीकेशंस अगर आपको मैं दिखाऊं तो सिंगल पेज एप्लीकेशंस होते हैं जैसे अगर आप फेसबुक पे जाए तो फेसबुक एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है। जैसे अगर मैं यहाँ पे सिंगल पेज एप्लीकेशन, तो अगर हम फेसबुक पे यूट्यूब पे जाते हैं तो यूट्यूब पे अगर मैं चाहता हूँ तो मैं यहाँ देखता हूँ, तो मैं अगर एक्सप्लोर पे क्लिक कर रहा हूँ तो बिना किसी रिमाइंडर के मुझे ये एप्लीकेशन शो कर रहा है। इसे ही हम कहते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन। तो हम इस सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए हमें जो है एक लाइब्रेरी रिएक्ट के लिए हमें चाहिए होती है नोड। तो आपको Node.js इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सिस्टम में। वो कैसे होता है? तो अगर आप चाहें अगर आप चाहें अपने ब्राउज़र में रिएक्ट को चलाने के लिए हमें चाहिए होता है Node.js इंस्टॉल हमारे सिस्टम में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर आप विंडोज चला रहे हैं तो आप जो है सीधे यहाँ पे Node.js की वेबसाइट पर जाइए। Node.js की वेबसाइट पर जाकर आप जो है जो हमारा स्टेबल वर्जन होता है उसको इंस्टॉल कर लीजिए, जिससे और उसको डाउनलोड करके आप अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आप जो है लिनक्स यूज़ करते हैं मेरी तरह, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे अपना जो पैकेज मैनेजर है, जैसे मेरा है apt इंस्टॉल नोड। और अगर आप जो है मेरी तरह पॉप ओएस यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर Node.js लिखना पड़ेगा, sudo Node.js, बस, जिसे हम जो है यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरे में इंस्टॉल है इसलिए ऐसा दिखा रहा है, वरना आपको कुछ और दिखाता। तो इसको करने के बाद हमें क्या करना है, अगर हमने ये यहाँ तक Node.js इंस्टॉल कर लिया है तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अपने उस फोल्डर में जहाँ पे हमें वो प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। प्रोजेक्ट क्रिएट करना बड़ा आसान होता है। इसके अंदर हमें लिखना होता है npx create react app npx create react app, और जो भी आपको उस ऐप का नाम देना है, जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ प्रोजेक्ट रिएक्ट। उससे क्या होगा, जो आपका प्रोजेक्ट है वो इनिशियलाइज हो जाएगा। तो ये होने में काफ़ी थोड़ा टाइम लगता है, मतलब ये सारी पैकेजेस आपकी इंस्टॉल करेगा, डाउनलोड करेगा, और फिर आपको लास्ट में आ जाएगा। आपको उसके अंदर मूव करना है उस प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर, और आपको लिखना है npm start, जिससे आपका जो प्रोजेक्ट है वो चालू हो जाएगा, मतलब जो ब्राउज़र के अंदर वो दिखाने लग जाएगा। जैसे अगर मैं दिखाऊं तो मेरे पास एक इनिशियल प्रोजेक्ट पड़ा है यहाँ पे, npm start। तो इससे जो है प्रोजेक्ट रन हो जाता है, मतलब आपके जो ब्राउज़र के अंदर है ये प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। तो देखिए, ये मेरा एक वेबसाइट है जो मैंने बनाई थी, जो मैंने npm स्टार्ट करा तो ये चल गया। यहाँ कुछ वार्निंग्स आ रही हैं। तो अगर मैं आपको दिखाऊं कि SPA के इसके अंदर, देखिए
जैसे ही मैं अगर ब्लॉक्स में जाता हूँ तो ये ब्लॉक्स रेंडर हो गया बिना किसी मतलब री रेंडर के या फिर किसी भी लिंक, मतलब पूरा का पूरा री रेंडर हो रहा है तो एक वो नहीं है। हम चलते हैं वापस। तो अब हम देखते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट इनिशियलाइज हुआ कि नहीं। जब आप अपना प्रोजेक्ट इनिशियलाइज कर लेंगे और उसको एक कोड एडिटर में खोलेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर है क्या क्या। तो इसके अंदर हमारी जो मेन फाइल होती है जिसके अंदर हमारे को जो काम करना होता है तो वो होती है हमारी app.js। app.js जहाँ पे हमारा जो मतलब मेन काम होता है वो इसी के अंदर होता है। मतलब ये हमारी रूट डायरेक्टरी कह सकते हैं आप इसे, मतलब रूट फाइल कह सकते हैं जहाँ से हमारा जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट होगा। तो इसके अंदर हमारा, अगर मैं आपको सिंटैक्स से बोलूँ तो फिर हमने इसके अंदर एक रिएक्ट नाम का एक लाइब्रेरी है। मतलब रिएक्ट लाइब्रेरी को हमने यहाँ पे इनिशियलाइज कर रखा है, कॉल कर रखा है, मतलब इंपोर्ट कर रखा है सॉरी। और यहाँ पे एक फंक्शन है जिसके अंदर हम रिटर्न कर रहे हैं एक एलिमेंट जिसे हम कहते हैं टिप, और ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये बेसिक जावास्क्रिप्ट है। मतलब वैसे तो ये बस इसके अंदर सिर्फ ये डिफरेंस है कि इसके अंदर जो हम रिटर्न करा रहे हैं वो एक एलिमेंट है। बेसिकली हम इसको ऐसे एलिमेंट को रिटर्न नहीं करा सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, बट ये जो लिखा है यहाँ पे मतलब जावा जो रिएक्ट है वो सपोर्ट करता है JSX को। JSX के अंदर हम JSX एक मतलब रिएक्ट में जो मतलब एक लैंग्वेज बनाई है इसके अंदर हम HTML को डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट फाइल में। मतलब कि जो आपने जावास्क्रिप्ट हम जो रिटर्न कर रहे हैं वो हम इसको रिटर्न कर सकते हैं, मतलब HTML को हम रिटर्न कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। बट अगर हम इसको बाहर रिटर्न करेंगे या फिर हम बाहर लिखेंगे सॉरी तो ये एरर देगा। कंपाइल हो रहा है बट हम इसको जो है बाहर एरर, मतलब अगर बाहर इसको हम देंगे तो ये एरर देगा। मतलब कि अगर हम इसे रिटर्न कीवर्ड के साथ दे रहे हैं, मतलब कि यहाँ अगर मैं एक और रिटर्न ले लूँ इफ एल्स लगा के, मतलब कि कोई हमारे को जैसे देना है कि इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड देन रिटर्न दिस एल्स रिटर्न दिस। सो हम जो है ऐसे हम कर सकते हैं। बट डायरेक्टली हम बिना रिटर्न किए हम जो है कोई डिव एलिमेंट या फिर कोई भी डिव एलिमेंट या फिर HTML एलिमेंट हम ऐसे नहीं दे सकते हैं। ये बेसिक जावास्क्रिप्ट है, मतलब बेसिक HTML और जावास्क्रिप्ट का एक कॉम्बिनेशन है जिसे हम JSX कहते हैं। और तो फिर अगर हम आगे चले तो इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं स्टेट। तो स्टेट्स क्या होता है? स्टेट्स यूज़ किया जाता है जिससे जो मतलब स्टेट्स क्या है, जावा रिएक्ट के अंदर कुछ एक सिस्टम है जिससे हम अगर हमें अपना जो एलिमेंट या फिर ब्राउज़र के अंदर हमें कोई भी चीज़ को स्टेटफुल रेंडर कराना है, मतलब कि अगर कोई चीज़ उस स्टेट के अंदर चेंज हो तो वो री रेंडर हो जाए, तो उसको हम कहेंगे स्टेट। तो React 16 से पहले जो स्टेटफुल कंपोनेंट्स थे वो सिर्फ और सिर्फ क्लास बेस्ड कंपोनेंट, मतलब कि React के अंदर दो टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं। एक होते हैं क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स और एक होते हैं फंक्शनल कंपोनेंट्स। बट React 16 के बाद मतलब ज़्यादातर लोग फंक्शनल कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं क्योंकि वो ईज़ ऑफ यूज़ होता है और
क्लास कंपोनेंट्स काफ़ी हैवी होते हैं, इसलिए जो है कंपनीज भी जो है हुक्स के साथ और मतलब फंक्शनल कंपोनेंट्स का यूज़ करती हैं ज़्यादातर, और क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स को कम यूज़ किया जाता है। तो हम भी जो है ये ट्यूटोरियल में हम जो है सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट्स का यूज़ करेंगे। तो मैं आपको फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट्स का इंट्रो दूंगा कि हम जो है इसके अंदर कैसे एक वेबसाइट बनाते हैं, या फिर बेसिकली हम जो है इसके अंदर रिएक्ट के अंदर काम कैसे किया जाता है। तो अगर हम देखें तो स्टेट्स जो है, मतलब अगर मैं सिंपल बोलूँ तो फंक्शनल कंपोनेंट्स के अंदर हम यूज़ करते हैं हुक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम स्टेट्स को यूज़ कर सकें फंक्शनल कंपोनेंट्स के अंदर। अब अगर हमें जैसे मैं बोलूँ तो हमारे पास कुछ वो होती हैं, मैं बोलूँ तो कुछ हुक्स होते हैं जैसे यूज स्टेट, यूज इफेक्ट। मेनली यही दो कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं, बाकी है काफ़ी सारे जैसे यूज रेफ्स और यूज रिड्यूसर और यूज कॉन्टेक्स्ट, और भी है बट मेनली जो है यही यूज़ होते हैं। और इसका हम यूज़ करेंगे, बट इसको हम अगली वीडियो में कन्वर्ट, मतलब इन तीनों को हम अगली वीडियो में देखेंगे ये क्या होती है। इस वीडियो के अंदर हम जो यूज़ करेंगे वो होंगे ये यूज स्टेट और यूज इफेक्ट। अगर मैं आपको अब इंट्रो दूँ यूज इफेक्ट का, तो सॉरी यूज स्टेट का। यूज स्टेट एक स्टेट मैनेज करने के लिए एक हुक है, जिसे हम स्टेट को बना सकते हैं, मतलब स्टेट इनिशियलाइज कर सकते हैं। उसके लिए हमें जो है तो एक तो जैसे अगर मैं बोलूँ यूज स्टेट के अंदर एक तो आएगा वेरिएबल और एक होगा सेट स्टेट, मतलब कि जैसे अगर मैं बोलूँ तो और इनिशियल मैंने रख दिया यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब एक स्ट्रिंग है जो मतलब एक स्ट्रिंग नाम की हमने स्टेट इनिशियलाइज किया है। तो इसके अंदर मैं क्या दे सकता हूँ, मैं कुछ भी दे सकता हूँ, मतलब मैं स्ट्रिंग देना चाहूँ स्ट्रिंग दे सकता हूँ, वेरिएबल देना चाहूँ वेरिएबल दे सकता हूँ, और एक एरे देना चाहूँ एरे दे सकता हूँ। मतलब मुझे इसको इनिशियलाइज करना ही पड़ेगा पहले, मतलब बिना इनिशियलाइज तो हमें इसको करना ही पड़ेगा। इसके अंदर ऑब्जेक्ट दे सकते हैं, एरे दे सकते हैं, स्ट्रिंग दे सकते हैं, नंबर दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। तो मैं इसमें एक स्ट्रिंग दे देता हूँ, जिससे हम ये है। अब जैसे मुझको यहाँ पे इसको चेंज करना है, तो हेलो, पहले हम लिखेंगे हेलो, और यहाँ पे हम दे देते हैं, मैंने यहाँ पे दे दिया नेम क्या दूँ, ABCD, और मैंने इसको यहाँ पे कॉल कर दिया। कॉल करने के लिए मुझे यहाँ पे जो है इनका इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट के एलिमेंट को कॉल कर रहा हूँ। तो यहाँ लिख देता हूँ नेम, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे सेव करूँ तो यहाँ पे आएगा हेलो ABCD, ठीक है। और अगर मुझे यहाँ पे अब इस नेम को चेंज करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक बटन लगाऊंगा जिसके ऑन क्लिक पे
मैं एक फंक्शन दूंगा जो सेट करेगा नेम की वैल्यू को ABCD से IFC। जैसे ही मैं अब जाता हूँ यहाँ पे तो ये रिटेंडर हो रहा है। सॉरी, मैं यहाँ नाम नहीं दिया, तो यहाँ पे मैं नाम देता हूँ चेंज नेम। जैसे मैंने इस पर क्लिक करा तो ये हेलो ABCD से IFC हो गया। अगर आपको मैं फिर से दिखाऊं तो आपने देखा यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको किया, मैं फिर से चलाऊं, जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये नेम जो है ABCD वो चेंज हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ABCD की जगह IFC आ गया। तो इसे हम कहते हैं स्टेट्स जो है इसे ही हम कहते हैं। और स्टेट्स का ऐसे इस्तेमाल किया जाता है, हम जो है इसी को इस्तेमाल करके हम जावास्क्रिप्ट के अंदर स्टेट्स यूज़ करते हैं। मतलब यूज स्टेट का इस्तेमाल करके हम स्टेट्स को इनिशियलाइज करते हैं और सेट से हम जो है उस इनिशियलाइज वैल्यू को या फिर जो यहाँ पे वैल्यू हमें दे रखी है उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बेसिक एग्जांपल था स्टेट्स का। वैसे तो काफ़ी कुछ होता है, यहाँ पे हम जो है एक पूरा का पूरा जावास्क्रिप्ट का एरे दे सकते हैं जिसे हम बाद में चेंज कर सकते हैं अपनी सेट स्टेट से। अगर मैं आपको थोड़ा एग्जांपल दूँ, main equals to implement name equals to ABCD और age equals to 12। ये मैंने दे दिया है एक ऑब्जेक्ट, इस नेम जो वेरिएबल है या फिर स्टेट है इसके अंदर। अब मैं यहाँ पे इसको जो है नेम लिख के करूँगा तो यहाँ पे नेम करेगा। तो वही मैं अगर यहाँ पे चेंज करूँ और यहाँ पे लिख दूँ नेम डॉट एज, तो यहाँ लिख दूँ योर एज। और यहाँ पे मुझे चेंज करना पड़ेगा सेट नेम इक्वल्स टू नेम इक्वल्स टू ABCD, सॉरी EFGH। देखिए यहाँ पे चेंज हो गया नाम और वो हो गया EFGH। तो आप इस स्टेट के अंदर आप एक ऑब्जेक्ट दे सकते हैं, आप कई सारी और वैल्यूज दे सकते हैं और स्टेट्स दे सकते हैं जिसे आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे चेंज करूँ सेट एज 30, यहाँ पे मैं चेंज एज कर दूँ, यहाँ पे PR टैग दे दूँ।
तो ये नीचे आ गया, मैंने चेंज एज करी तो यहाँ पे ये जो है वैल्यू नेम चेंज हो गया। और यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये एक ही उसमें है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, तो आपने देखा होगा कि पहले जो है उसके अंदर मैं अगर चेंज कर रहा था वैल्यू को, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू को चेंज कर रहा था और पीछे वाली वैल्यू को हटा दे रहा था। बट अगर मैं अब चेंज कर रहा हूँ तो ये इसको प्रिजर्व रख रहा है पहले वाली स्टेट को, और सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे मुझे चेंज करना है वहीं पे वो उसको चेंज कर रहा है। तो ये इसलिए हो रहा था क्योंकि मैंने यहाँ पर ये नहीं लगाया था। तो इससे क्या होता है, ये एक स्प्रेड ऑपरेटर होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, जिससे हमारी पहले वाली जो वैल्यू है वो रह जाती है और बाकी जो उसके अंदर चेंज हो रहा है वो जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो अगर हम जो है बहुत सारी जो यूज़ कर रहे हैं एक ही वेरिएबल के अंदर, मतलब एक ही स्टेट के अंदर हम काफ़ी सारी स्टेट्स इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो हमें उस स्टेट को प्रिजर्व रखना पड़ेगा ताकि जब हम स्टेट को अपडेट करें तो चेंज ना हो। मतलब कि अगर हम स्टेट को अपडेट करें तो पहली वाली स्टेट रहे, ताकि जो बाकी जो पुरानी स्टेट्स हैं, मतलब जैसे अगर मैं इसमें एग्जांपल दूँ तो अगर मैं यहाँ पर चेंज कर रहा था एज की वैल्यू को यहाँ पर, तो वो एज तो 13 कर रहा था बट पहले वाली स्टेट को प्रिजर्व नहीं रख रहा था, तो यहाँ पे ब्लैंक हो जा रहा था, नेम की वैल्यू ब्लैंक हो जा रही थी। और वैसा ही सेम टू सेम जब मैं अगर नेम चेंज कर रहा था तो यहाँ वाली जो एज की वैल्यू है वो ब्लैंक हो जा रही थी। तो यही होता है स्टेट्स, जैसे हम स्टेट्स को यूज़ करते हैं। अब आता है हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट जिसे हम कहते हैं प्रॉप्स। प्रॉप्स क्या होता है, कुछ नहीं होता है। प्रॉप्स अगर हम इसको बोलें तो प्रॉपर्टीज, जैसे हम जो है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट्स के अंदर पास करते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ कंपोनेंट्स नाम का, और कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर मैं यहाँ पे देता हूँ एक कंपोनेंट का नाम, तो इसको हम दे देते हैं न्यू डॉट जेएस। अब जेएस में ये है एक, और हम करते हैं RFC, सॉरी। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि एक एरर आ रहा है जिसमें यहाँ पे ये आइडेंटिफाई न्यू इज रिजर्व वर्ड दैट कैनॉट बी यूज्ड। एक तो ये है, ऊपर से एक और एक इसके अंदर प्रॉब्लम होती है कि आपको जब भी आपको अपना एक कंपोनेंट बनाना है तो उसका जो पहला लेटर है बड़ा होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे सेम लिख देता हूँ, या फिर यहाँ पे मैं एक न्यू कंपोनेंट डॉट जेएस, और मुझे यहाँ पे फिर से लिखना होगा। अगर आप सोच रहे हो कि ये RFC लिखने से ये जो बड़ा टेम्पलेट आ रहा है कैसे हो रहा है, तो वो सिंपल है। आपको यहाँ जाना है और यहाँ पे ये इस एक मतलब VS कोड के अंदर यहाँ पे एक ये एक्सटेंशन है वो डाल लेना है, बस इतना ही करना है। और अगर आप RFC लिखेंगे तो ये एक कंपोनेंट जनरेट कर देगा आपके लिए, मतलब एक टेम्पलेट कंपोनेंट जनरेट कर देगा आपके लिए। तो अब इसके अंदर हम जो है प्रॉप्स को भेज सकते हैं। प्रॉप्स कैसे भेजेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पे इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट करने का दो तरीके हैं। एक तरीका है यहाँ पे आप इंपोर्ट लिखो और यहाँ पे इस कंपोनेंट का नाम लिखो,
और उसकी लोकेशन को। और एक और तरीका है जिससे मैं जो ये VS कोड है वो अपने आप कर देगा। तो आपको लिखना है कंपोनेंट का नाम NEW न्यू कंपोनेंट। ओके, जो नहीं हुआ तो हम ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं। इंपोर्ट न्यू कंपोनेंट। तो ये हो गया हमारा इंपोर्ट। तो अब हम यहाँ पे प्रॉप्स भेज सकते हैं। प्रॉप्स भेजने के लिए हमारे को क्या, यहाँ से हम प्रॉप्स भेज सकते हैं। अब मैं प्रॉप्स क्या भेज, तो मैं कुछ भी भेज सकता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे नेम करके नेम डॉट नेम भेज दिया। यहाँ पे जाना है, यहाँ पे लिखे मैंने प्रॉप्स लिया और p डॉट टैब प्रॉप्स डॉट नेम, सॉरी यहाँ पे देखिए ये जो ABCD जो रेंडर हुआ है वो इसलिए हुआ है, वो इस कंपोनेंट से हुआ है। अब इसको मैं थोड़ा छोटा भी कर सकता हूँ, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे हम कहते हैं प्रॉप्स ट्री स्ट्रक्चरिंग, और ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर सेम टू सेम। देखिए वही आउटपुट आ रहा है। तो इसे हम कहते हैं प्रॉप्स, मतलब कि एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा भेजने को हम कहते हैं प्रॉप्स। अभी हम कुछ भेज सकते हैं, जैसे अगर मैं कुछ और भेजूँ, जैसे मैं अगर स्टेट को ना देके कुछ और दे दूँ, अगर मैं यहाँ पे कलर दे दूँ, यहाँ पे कर दूँ ग्रीन, और यहाँ पे इसको ले लूँ कलर, और यहाँ पे इसको प्रिंट कर, यहाँ पे आ गया। तो प्रॉप्स में आप कुछ भी दे सकते हैं, मतलब ये प्रॉपर्टीज होती हैं जो आप एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में भेज सकते हो। इसमें हम एक फंक्शन भी भेज सकते हैं। अगर मैं आपको सिंपल तो बताऊँ, तो फंक्शन लिखिए, यहाँ पे लिख दीजिए हैंडल कलर, और मैं यहाँ पे यहाँ लेता हूँ मैं कि जैसे मैं इस कलर पे क्लिक करूँ, सिंपल सा हम लेते हैं कुछ, क्या लें, सिंपल लेते हैं सेट नेम इक्वल्स टू रेंडर नेम, और उसकी वैल्यूज में मैं जो है
एज की जो वैल्यू है उसको चेंज कराना चाहता हूँ 40। ओके, और मैं यहाँ पे इसको भेज देता हूँ चेंज। यहाँ पे हैंडल कलर चेंज किया, यहाँ से यहाँ पे मैंने इसको ले लिया, यहाँ पे मैंने बटन ले लिया, जिसमें मैंने लिख दिया चेंज, और यहाँ पे ऑन क्लिक मैंने चेंज को कॉल कर दिया। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ वापस, मैं इस पर क्लिक करूँ और देखिए ये वैल्यू जो है चेंज हो गई। मैं फिर से दिखाऊँ आपको, तो मैंने जैसे ही क्लिक किया ये जो वैल्यू है ये 40 है। मतलब कि हम यहाँ से हम फंक्शन भेज सकते हैं, मतलब अपनी वैल्यू भेज सकते हैं, स्टेट्स भेज सकते हैं, कुछ भी भेज सकते हैं दूसरे कंपोनेंट के अंदर एज अ प्रॉप। ठीक है, तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया कि हम कंपोनेंट्स कैसे बनाते हैं, और हम प्रॉप समझ गए, और हम समझ गए स्टेट्स। तो रिएक्ट के अंदर ये 3 चीज़ें होती हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, मतलब कि प्रॉप्स, कंपोनेंट्स और स्टेट्स। और अगर मैं आपको बताऊं, तो अगर मैं यहाँ पे एक बार फिर से कॉल कर दूँ इसको, तो ये फिर से कॉल गया। मतलब ये स्विच, मतलब स्विच कैसे होता है, मतलब जितनी बार आप इसे लिख दोगे उतनी बार ये रेंडर कर देगा। सेव नहीं किया था सर, तो देख सकते हैं यहाँ पे 2 बार रेंडर हो गया। तो जितनी बार आप लिखोगे उतनी बार रेंडर हो जाएगा। सिंपल है, काफ़ी आसान है, और इसको यूज़ करना भी काफ़ी आसान है। तो अगर मैं आपको बोलूँ, यहाँ तक तो हमने ये पढ़ लिया है। हमने यहाँ तक कवर करी है स्टेट्स, मतलब कि स्टेट्स को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं और कैसे हम जो है स्टेट्स को यूज़ किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे एक कॉन्सेप्ट जिसे हम कहते हैं यूज़ इफेक्ट। यूज़ इफेक्ट क्या होता है कि अगर जैसे हम रेंडर हो रहे हैं, मतलब कि जैसे कंपोनेंट रेंडर हो रहा है, तो साइड इफेक्ट्स क्या दिखाएगा वो, मतलब कि जैसे कि आपने कोई चीज़ अपडेट करी, मतलब कोई स्टेट अपडेट किया, तो उसके साथ में कोई ऐसा चीज़ होगी जो अपडेट होगी। मतलब कि अगर आपने कोई चीज़ डिलीट करी, तो डायरेक्टली आपको जो, मतलब आपने कोई कंपोनेंट है उसके ऊपर कोई चीज़ है वो डिलीट करी, तो वो एकदम से आपको जैसे शो करेगा, मतलब वो डिलीट हो गया, या फिर मतलब वो आपको उस पेज के अंदर नहीं दिखेगा। तो उसको जो है यूज़, मतलब आपको रिफ्रेश नहीं करना, उसको डेट को हटाने के लिए आपको डायरेक्ट जैसे ही आप डिलीट दबाएंगे वैसे ही वो हट जाएगा। उसके लिए हम यूज़ करते हैं यूज़ इफेक्ट। क्लास कंपोनेंट्स में ये जो पहले यूज़ होता था, कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड डिलीट, कंपोनेंट डिड अपडेट, और ये सब हम यूज़ करते थे क्लास कंपोनेंट्स में। तो इसके अंदर यूज़ होता है यूज़ इफेक्ट हुक। हमें यूज़ इफेक्ट यूज़ करने के लिए हमें यूज़ करना है, पहले तो हमें इसको यहाँ पे इंपोर्ट करना है। अब मैं यहाँ पे इसको यूज कर सकता हूँ।
use तो हमें एक कंपोनेंट मिल गया जिसमें हम अब एक इफेक्ट होगा। जैसे हमें API कॉल करनी है जैसे ही वो रेंडर हो कंपोनेंट, तो इसे हम साइड इफेक्ट कहेंगे। और मतलब कि बैकएंड से हमको सर्विस को जो है इंपोर्ट मतलब कॉल करना है डायरेक्टली जैसे ही वो कंपोनेंट रेंडर हो, तो हम उसके लिए हम यूज़ इफेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। पर अभी मेरे पास कोई API नहीं है, तो मैं जो है डायरेक्टली इसको कॉल करके दिखा देता हूँ। और जैसे इस इनपुट के अंदर हमें या तो आप एम्प्टी दे दीजिए, अगर आप इसको नहीं देते, मतलब अगर आप इसको नहीं देते तो ये अपडेट होता रहेगा। ओके, मतलब कि ये कॉलबैक फंक्शन है जो कॉल होता रहेगा जब तक भी आपका कंपोनेंट जो है वो रेंडर होता रहेगा। तो उसके लिए हम जो है ये एक एम्प्टी देते हैं। और अगर हमें किसी चीज़ पे से रेंडर करना है, जैसे मैं आपको बताऊँ तो मैं यहाँ पे क्या रेंडर कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कॉल्ड ओके, जैसे ही मैं इसे लिखूँगा, मतलब मैं इसे सेव करके वहाँ पे लिखूँगा, मैं इंस्पेक्ट पे जाता हूँ, कंसोल पे जाता हूँ, तो यहाँ पे देखिए कॉल लिखा रहा है। तो मैं इसे फिर से रेंडर करता हूँ, तो यहाँ पे कॉल लिखा आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि जब कोई कंपोनेंट रेंडर हो रहा है तो वो अपने आप ही इस यूज इफेक्ट को कॉल कर रहा है। तो जब भी कंपोनेंट रेंडर होगा तो ये यूज इफेक्ट कॉल होगा। सिंपल सा इसका ये मतलब है, यूज इफेक्ट तब कॉल होता है जब कंपोनेंट रेंडर होता है। तो अगर एक कंपोनेंट रेंडर होना है, अगर किसी स्टेट के चेंज होने पर, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सेट। जैसे ही यहाँ पे ये चेंज होगा नाम इसका, जैसे ही यहाँ पे इसकी जो स्टेट है वो चेंज होगी। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ चेंज, सॉरी, तो अब मैं अब इसको चेक करता हूँ। देखिए जैसे ही मैंने स्टेट को चेंज करा वैसे ही यहाँ पे एक और बार कॉल्ड लिखा गया। सो रिएक्ट के अंदर हम राउटिंग कैसे करते हैं? रिएक्ट के अंदर हम राउटिंग यूज करने के लिए हम यूज़ करते हैं रिएक्ट राउटर डॉम। ये एक पैकेज है नोड.जेएस का जिसे हम इंस्टॉल कर सकते हैं npm i react राउटर डॉम ये लिखकर। तो मैंने ये इंस्टॉल कर लिया है, मैं नहीं करूँगा। आप ये लिखोगे तो आपकी जो पैकेज है जिसमें आपने यहाँ पे इनिशियलाइज किया प्रोजेक्ट, उसके अंदर आप अगर जाके ये npm i react राउटर डॉम लिखोगे तो वो इंस्टॉल कर देगा आपका जो प्रोजेक्ट के अंदर ये राउटर डॉम जो भी है वो आपका पैकेज इंस्टॉल कर देगा। तो अब आप क्या करोगे, इसको ये जो ब्राउज़र राउटर है इसको इंपोर्ट कर लोगे रिएक्ट राउटर डॉम से, और उसको जो है एज ए कंपोनेंट यहाँ पे दे दोगे राउटर, और ये पेरेंट कंपोनेंट आप इसको बना दोगे app.js के अंदर। ठीक है,
ये है इंडेक्स फाइल जिसके अंदर हमने जो है ब्राउज़र राउटर को इंक्लूड किया है। ये हमारे को राउटिंग चाहिए ऐप, मतलब इसको हम पेरेंट में देते हैं, मतलब ऐप के पेरेंट जहाँ पर भी हमें राउटिंग यूज़ करनी है वहाँ पर हम राउटर ब्राउज़र राउटर देते हैं। इसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर, हम एक, जैसे अगर मैं बोलूँ राउट बनाएंगे, तो राउट क्या बनाया हम, तो हम क्या करते हैं, एक टिप ले लेते हैं और उसके अंदर हम जो है इसको डाल देते हैं, और राउटर में यहाँ पे भी करना चाहिए। हम जो है यहाँ पे स्विच और राउट को हम यहाँ पे ले लेंगे और हम जो है एक स्विच लगाएंगे, और ये स्विच और इसको हम पेरेंट पे देंगे। और इसके बाद हमें राउट बनाने हैं, तो राउट बनाने के लिए हम लिखेंगे राउट, और एक राउट दे देंगे। और एक राउट दे लेंगे हम इस पे। यहाँ पे हम दे देंगे पाथ, ये हो जाएगा हमारा होम कंपोनेंट, और ये हो जाएगा और ये या फिर कुछ भी यहाँ पर ले लेते हैं। तो और इस पे हम जाते हैं, तो आप देखेंगे तो मेरे पे सिर्फ और सिर्फ जो है ये वाला रेंडर हो रहा है। और अगर मैं अब चाहता हूँ उसमें और लिख देता हूँ न्यू, तो दूसरे वाला रेंडर हो रहा है, मतलब कि ये वाला रेंडर हो रहा है न्यू पे लिखने पे, और अगर मैं ये लिखता हूँ तो हो रहा है दूसरा वाला। तो अब मुझे ये जो है, ये मतलब मैं ऐसा तो लिखूँगा नहीं कि यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे जाके मुझे लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लिंक नाम का एक वो बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं, एक नया कंपोनेंट ले लेते हैं, इसको हम देते हैं header.js, यहाँ पे हम RFC कर लेते हैं,
और यहाँ पे हम कहते हैं होम, एक एलाई लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं होम, एक और एलाई लेते हैं, लिख देते हैं। यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेते हैं लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर और लिंक का मैं अब क्या करता हूँ, यहाँ पे लिंक लेते हैं और इसको यहाँ दे देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 2 में हम लिख देते हैं न्यू, सॉरी 2 में लिख देते हैं हम होम, और एक और लेते हैं लिंक, उसके अंदर भी हम 2 देते हैं, उसके अंदर हम देते हैं न्यू, हो गया ये अभी। अब चाहते हैं हम हेडर को सब चेंज करना पड़ेगा। हेडर इसके अंदर हम जाके इसको कर देते हैं हेडर, यहाँ इंपोर्ट कर लेते हैं हेडर को, तो हेडर और इसको हम दोबारा दे देते हैं। जब हम जाएंगे तो क्या आ रहा है, तो आप देखोगे तो होम और न्यू नाम का एक कंपोनेंट रेंडर हुआ है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये होम पे रहेगा, तो मैं अगर इस पर न्यू पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो है गलती थी, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे 2 को बड़ा दे दिया था, पर ये 2 जो है छोटा है। तो अब देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक करता हूँ या फिर होम पे क्लिक करता हूँ तो ये चेंज हो रहा है, और मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ तो ये चेंज हो रहा है। तो बस यही था जिसके अंदर मैं आपको बता रहा था, यही होती है रिएक्ट राउटर डॉम, मतलब रिएक्ट राउटिंग। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम एक प्रोजेक्ट करेंगे पूरा का पूरा इस पर।